हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपकी अपने चैनल भारत आईक्यू पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन दोस्तों आज की ये जो वीडियो है, ये जो राजस्थान के अंदर राजनीतिक घटनाक्रम जो पूरा चल रहा है उसके संबंध में मैं बनाने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ आप इसे पूरा अंत तक देखिएगा। आपको बहुत अच्छी एक राजनीतिक समझ और पॉलिटी से संबंधित कुछ फैक्ट्स के बारे में जानने को मिलेगा। दोस्तों आइए दोस्तों देखते हैं इस वीडियो को। दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि राजस्थान के अंदर 2019 के जो जनरल इलेक्शन हुए थे असेंबली के, वहाँ पे कांग्रेस को फुल मेजॉरिटी मिली थी और उसने अपनी गवर्नमेंट उसने फॉर्म की थी अपनी। राइट दोस्तों, आप देख सकते हैं ये पूरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताया गया है। ये पूरी की पूरी जो सीट्स हैं ये कांग्रेस पार्टी की है। तो इस तरीके से कांग्रेस इसमें फुल मेजॉरिटी के साथ पार्टी निकल के आई थी। और ये आप देख सकते हैं कि बीजेपी जो एक पार्टी है, दूसरी जो एक बड़ा दल है राजस्थान के अंदर, उसको ये इतनी सी सीट इस बार मिली थी 2019 में दोस्तों। इसके बाद जब कांग्रेस पार्टी मेजॉरिटी लेकर आती है और गवर्नमेंट फॉर्म करने की बारी जब कांग्रेस की आती है, तो सबसे जो एक इम्पॉर्टेंट इशू एक बनता है वो बनता है पावर शेयरिंग को लेके। बिकॉज यहाँ पे दो जो पर्सन हैं वो अपने आप में मतलब विशेष स्थिति रखते थे इस पूरे इलेक्शन के दौरान। वो दो व्यक्ति थे, श्री अशोक गहलोत एंड श्री सचिन पायलट जी। राइट दोस्तों, तो यहाँ पे टकराव की स्थिति ये पैदा होती है कि अब राजस्थान का मुखिया कौन बनेगा। इट मीन्स कि राजस्थान का चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा। राइट दोस्तों, तो ये कॉन्फ्लिक्ट जब निकल के आता है तो ये पूरा घटनाक्रम कांग्रेस के प्रेसिडेंट के पास पहुंचता है दोस्तों, और जिसको लेके कुछ दिनों तक मंथन चलता है और फाइनली इसको रिजॉल्व किया जाता है कांग्रेस प्रेसिडेंट जो हैं इंडिया के, उनके द्वारा। इसमें उनके द्वारा कहा जाता है कि हम अभी राजस्थान का सीएम अशोक गहलोत जी को और राजस्थान का डिप्टी सीएम बनाते हैं सचिन पायलट जी को दोस्तों। तो यहाँ पे ये मुद्दा इन्होंने इस तरीके से रिजॉल्व किया था इन दोनों को पावर शेयरिंग करके कि इस तरीके से हम आगे राजस्थान की पॉलिटिक्स को चलाएंगे। राइट दोस्तों, बट 18 महीने तक ये गवर्नमेंट चलने के बाद जब सचिन पायलट जी का गुस्सा निकल के आता है और उनको लगता है कि उनके हिसाब से उनको जो पोजीशन मिलनी चाहिए थी वो शायद नहीं मिली है, तो दोस्तों वो अपनी पार्टी के ही अगेंस्ट में रिवॉल्ट स्टार्ट कर देते हैं। राइट दोस्तों, इसके बाद अभी हमको घटनाक्रम देखने को मिल रहा है ये पूरा जुलाई का महीना जो है 2020 का। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सचिन पायलट जी जो हैं वो अपने कुछ 19 विधायकों को लेकर मानेसर गुड़गांव में चले गए दोस्तों, जो कि अपनी ही पार्टी के खिलाफ उन्होंने एक रिवॉल्ट जैसा स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों मैं आगे जाने से पहले यहाँ पे कुछ आपको कुछ टर्म बताना चाहूँगी जो कि आप पॉलिटी में अक्सर पढ़ा करते हैं और जो कि आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी बन सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे एक टर्म आती है विप। राइट दोस्तों, विप अर्थात इसका मतलब होता है हिंदी में कोड़ा मारना है। इट मीन्स दोस्तों अगर विप की हम बात करते हैं तो इसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं है, मतलब कि संविधान के अंदर इसका कोई जिक्र नहीं है। ये एक असेंबलीज की केवल एक कन्वेंशन है जो कि ब्रिटिश टाइम से चली आ रही है। राइट दोस्तों, तो ये विप होती है जैसे कि मुख्य सचेतक इशू करता है जो असेंबली का होता है, तो ये विप उसके द्वारा इशू की जाती है। पार्टी डिसिप्लिन के संबंध में ये विप टर्म आई है, जैसे कि पार्टी पूरी की पूरी डिसिप्लिन रही। राइट दोस्तों, दूसरा एक टर्म आती है एंटी डिफेक्शन लॉ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ विच केम इनटू 1985 दोस्तों। 1985 में एंटी डिफेक्शन लॉ आता है दोस्तों। 52वां संविधान संशोधन किया जाता है और इसके तहत इसको 10th शेड्यूल जो है, अपनी 12 अनुसूचियाँ हैं अपने संविधान के अंदर, उसमें 10वीं अनुसूची के अंदर इसको डाल दिया जाता है। राइट दोस्तों, एंटी डिफेक्शन लॉ क्या? तो दोस्तों हम यहाँ पर एंटी डिफेक्शन लॉ को समझते हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ क्या चीज़ है। एक्चुअली एंटी डिफेक्शन लॉ इट मीन्स दर बदल कानून। ये 1985 में इसलिए लाया गया था ताकि लोग एक पार्टी से दूसरी पार्टी में ना जा सकें किसी प्रलोभन के कारण। राइट दोस्तों, तो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड्स बताए गए हैं दोस्तों। एमएलएज और एमपीज़ के जो मेंबरशिप होती है उसको डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर इसमें ग्राउंड्स बताए हैं। तो इसमें कुछ एक आर्टिकल है 102। आर्टिकल 102 बताता है कि एमपी के डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होगा।
पार्लियामेंट से, राइट दोस्तों। ये भाग 5 का भाग है, संविधान के भाग 5 का भाग है, आर्टिकल 102। और आर्टिकल 191 बताता है एमएलएज का डिस्क्वालिफिकेशन को लेके बात करता है, राइट दोस्तों। ये भाग 6 है संविधान का। ये दोनों ही एमएलएज और एमपीज के डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड्स को बताते हैं दोस्तों। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि इसमें डिस्क्वालिफिकेशन के क्या क्या कारण होते हैं कि जब डिस्क्वालिफिकेशन स्पीकर के द्वारा किया जाता है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि जो भी इलेक्टेड एमएलएज होते हैं, कि यदि वो सपोज़ कि एमएलए कांग्रेस पार्टी से अपना इलेक्शन जीत करके आया है और किसी प्रलोभन के कारण दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, तो यहाँ पे उसका डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा दोस्तों। एक तो ये इसमें रहता है। दूसरा ये है कि यदि सदन के अंदर जब किसी बिल को लेके या किसी प्रस्ताव को लेके वोटिंग करने की जब बात आती है, किसी पार्टी को जिसकी सरकार है उसको वोटिंग करनी होती है, वहाँ पे यदि कोई अगेंस्ट में मेंबर यदि वोटिंग कर देता है तो उसका भी डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है दोस्तों। इसी तरीके से यदि कोई इंडिपेंडेंट मेंबर चुनाव में जीत करके आया है और वो किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है दोस्तों बाद में, तो उसका भी डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा दोस्तों, उसकी सदस्यता भंग हो जाएगी असेंबली से, राइट दोस्तों। नॉमिनेटेड मेंबर का क्या होता है दोस्तों कि इसके पास इलेक्शन में जीतने के बाद से 6 महीने का समय होता है। अगर ये चाहता है कि वो किसी पार्टी को ज्वाइन करना चाहता है तो वो उस पार्टी को ज्वाइन कर सकता है। अदरवाइज 6 महीने के बाद वो किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन करता है तो उसकी भी सदस्यता भंग हो जाएगी दोस्तों। नॉमिनेटेड मेंबर के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो अपनी लोकसभा होती है वहाँ पे नॉमिनेटेड मेंबर में 2 लोग लिए जाते हैं और अपनी विधानसभाओं के अंदर 1 मेंबर का प्रावधान है। ये एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए बनाया गया था, बट अभी कुछ जगह ये प्रावधान है, बट राजस्थान के संदर्भ में नॉमिनेटेड मेंबर का भी प्रावधान लागू नहीं है दोस्तों, क्योंकि ऐसी कम्युनिटी यहाँ पे नहीं पाई जाती है, राइट दोस्तों। इसमें कुछ एक्सेप्शन दिए गए हैं, कुछ अपवाद भी दिए गए हैं दोस्तों कि स्पीकर जो होता है सदन का उसको इसमें छूट दी गई है, बिकॉज स्पीकर एक अनबायस्ड कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है दोस्तों, ये किसी पार्टी का सदस्य नहीं होता है, तो इसके लिए इस चीज़ को छूट दी गई है स्पीकर को लेके, तो इसका डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होता है दोस्तों सदन की सदस्यता से, राइट दोस्तों। दूसरा ये होता है कि यदि कोई पार्टी के 2/3 सदस्य दूसरी पार्टी में मर्ज हो जाते हैं दोस्तों, तो उनका भी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। यदि किसी पार्टी के 30 सदस्य हैं, टोटल जो पार्टी है उसके 30 सदस्य हैं, उसका 2/3 लोग यदि टूट करके किसी दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तो दोस्तों उनका डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। ये एंटी डिफेक्शन लॉ पूरा बताता है कि सदस्यता की जो सदस्य हैं असेंबलीज़ के, उनकी सदस्यता कैसे भंग की जाती है, और इसकी सारी की सारी प्रीरोगेटिव पावर जो होती है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर और स्पीकर के पास होती है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। मैं कुछ राजस्थान की जो असेंबली है उसके ऊपर एक नज़र डाल देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे ये कुछ फैक्ट्स हैं जो कि जानना ज़रूरी है दोस्तों। यहाँ पे एक बात आती है आर्टिकल 170, आर्टिकल 170 बात करता है लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ की। राजस्थान के अंदर जो लेजिस्लेटिव असेंबली है जिससे एमएलएज इलेक्शन में जीत करके आते हैं, उसके सदस्य बनते हैं, ये आर्टिकल 170 के तहत आता है, जो कि पार्ट 6 का भाग है संविधान के, राइट दोस्तों। तो इसे आप नोट डाउन कीजिएगा या आप याद रखिएगा। दोस्तों हम अगर स्पीकर की बात करते हैं राजस्थान के अंदर, तो वो अभी प्रेजेंट में हैं डॉक्टर सीपी जोशी साहब हैं, जो कि राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर हैं दोस्तों। स्पीकर के पास कुछ प्रीरोगेटिव पावर्स होती हैं दोस्तों, क्योंकि ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है दोस्तों और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी है, राइट दोस्तों। तो जो सदन का जो बिजनेस होता है उसको चलाने को लेकर इनके पास कई सारी प्रीरोगेटिव पावर्स होती हैं दोस्तों। तो काफ़ी ऑथोरिटेटिव मतलब ये पोस्ट होती है स्पीकर की दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों स्पीकर के पास जो है वो जब स्पीकर सदन का सदस्य होता है, लेकिन जब वो स्पीकर के रूप में शपथ लेता है अपनी, तो उसके बाद वो किसी पार्टी का सदस्य नहीं रह जाता है, वो एक अनबायस्ड पर्सन बन जाता है दोस्तों, और वो केवल कास्टिंग वोट ही डाल सकता है। अर्थात कि जब भी कभी ऐसी स्थिति होती है जहाँ पर कि 50-50 वाली बात आ जाती है सदन के अंदर, तो वो अपना एक वोट दे सकता है, अदरवाइज़ वो वोटिंग नहीं कर सकता है दोस्तों, क्योंकि अब वो पार्टी के मेंबर नहीं रहता है दोस्तों। यहाँ पे मैं बात कर देता हूँ दोस्तों कि सदन के अंदर जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो मिस्टर गुलाब चंद कटारिया जी हैं, जो कि बीजेपी की तरफ से हैं राजस्थान के अंदर, राइट दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा कुछ और टर्म की। स्पेशल सेशन दोस्तों होता है विशेष एक सत्र होता है जिसको कि स्पीकर कॉल करता है, जो कि राजस्थान में भी इस सत्र को बुलाने की बात भी चल रही है दोस्तों।
तो ये एक छोटा सत्र होता है, किसी विशेष कामों के लिए इसे बुलाया जाता है, राइट दोस्तों। दोस्तों एक टर्म होती है फ्लोर टेस्ट। फ्लोर टेस्ट का मतलब जब होता है कि जब किसी पार्टी को, जब कोई सरकार है, मौजूदा सरकार है या कोई दूसरी पार्टी ये क्लेम कर रही है कि उनके पास मेजोरिटी है, तो उनको सदन के अंदर फ्लोर टेस्ट देना पड़ता है दोस्तों। वहाँ पे उनको बताना पड़ता है कि हमारी स्ट्रेंथ कितनी है, कि मतलब पार्टी मेजोरिटी में है या माइनॉरिटी में है दोस्तों। तो ये फ्लोर टेस्ट सदन के अंदर ही होता है दोस्तों। ये भी एक महत्वपूर्ण टर्म है जो कि सभी आपको जानना जरूरी है दोस्तों। इसके अंदर दोस्तों है कि अभी जो राजस्थान में घटनाक्रम चल रहा है, यहाँ पर स्पीकर के द्वारा नोटिस दिए गए हैं। जो बागी यहाँ पे विधायक हैं, जो कांग्रेस पार्टी के बागी विधायक हैं, उनको स्पीकर की तरफ से नोटिस दिए गए हैं, जो कि स्पीकर के पास एक अगेन प्रीरोगेटिव पावर है, जो कि वो सर्व कर सकते हैं उन पे अपने सदन के मेंबर्स को, राइट दोस्तों। स्पीकर दोस्तों सदस्यता को सस्पेंड भी कर सकता है और उनको टर्मिनेट भी कर सकता है उनकी सदस्यता को। ये स्पीकर के पास पावर रहती है दोस्तों। तो ये आप नोट डाउन करके रखिएगा, क्योंकि अगर स्पीकर को लगता है कि कोई इनअप्रोप्रिएट जो भी कोई एक्ट किया है सदन के सदस्यों द्वारा, तो उनकी सदस्यता को भंग कर सकते हैं और सस्पेंड भी कर सकते हैं। ये स्पीकर की पावर होती है दोस्तों। आगे हम देखते हैं दोस्तों, इसमें अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है, जैसे कि मैंने बताया था, पायलट जी ने विद्रोह कर रखा है 18 MLAs के साथ में। वो गुड़गांव के अंदर शेल्टर लिए हुए हैं दोस्तों, जो कि एक अगेन मतलब अपनी ही पार्टी के अगेंस्ट में विरोध करना, इट सीम्स कि मतलब आपने कहीं ना कहीं ये प्रतीत होता है कि ये दल बदल कानून यहाँ पे अप्लाई होता है दोस्तों। तो उसके लिए मतलब ये जो एक्ट है दल बदल कानून के तहत उनकी सदस्यता भंग की जा सकती है, और उसके संदर्भ में स्पीकर महोदय ने उनको नोटिस भी जारी किया हुआ दोस्तों। इसी के संदर्भ में जब पता लगा CM गहलोत को कि ऐसा कुछ षड्यंत्र चल रहा है, तो उन्होंने MLAs की एक मीटिंग बुलाई, जहाँ पे कि पायलट ग्रुप के जो लोग हैं उन्होंने अटेंड नहीं किया था, क्योंकि वो गुड़गांव में शेल्टर लिए हुए थे, राइट दोस्तों। तो ये डिसिप्लिनरी एक्शन इसके बाद लिया गया, क्योंकि ये अब पार्टी डिसिप्लिन को नहीं मान रहे हैं, तो उसके बाद पार्टी के द्वारा डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया। कुछ लोगों की सदस्यता जो है कांग्रेस पार्टी से वो भी समाप्त की दोस्तों। इसके बाद स्पीकर महोदय ने नोटिस सर्व किए उनको, जो अटेंड नहीं किया थे पार्टी मीट को, राइट दोस्तों। उसके बाद क्या होता है कि जो CM साहब हैं उन्होंने क्या डिसिप्लिनरी एक्शन लिया, कि उसके तहत उन्होंने क्या किया कि 3 जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनको उन्होंने अपने पद से हटा दिया, जिसमें एक थे सचिन पायलट जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर, और दूसरे 2 काउंसिल मिनिस्टर थे, उनको उन्होंने अपने पद से हटा दिया। क्योंकि मंत्री का दर्जा देना ये मुख्यमंत्री की पावर होती है कि किसे मंत्री बनाना है, किसे नहीं बनाना है, राइट दोस्तों। तो इसी क्रम में CM गहलोत ने उनको मंत्री पद के दर्जे से हटा दिया दोस्तों, राइट दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम के दौरान एक फ़ोन टेपिंग सामने आती है दोस्तों, जो कि जो न्यूज़ एजेंसी और जो TV मीडिया उसके थ्रू ये वायरल होती है, जहाँ पे कि हॉर्स ट्रेडिंग के संकेत मिलते हैं दोस्तों। इस सभी के बाद दोस्तों इसमें आता है अब एक और जो चीज़ है नोट डाउन करने वाली, जो देखने वाली चीज़ है फ़ोन टेपिंग दोस्तों फंडामेंटल राइट है सभी लोगों का, सभी नागरिकों का इंडिया के अंदर, जो कि आर्टिकल 19 के तहत आता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का भाग 3 है दोस्तों, राइट दोस्तों। तो आप किसी की जनरली फ़ोन टेपिंग नहीं कर सकते हो, ये उसका फंडामेंटल राइट है, ठीक है दोस्तों। फ़ोन टेपिंग के बाद राजस्थान में SOG सक्रिय हो जाता है, जो कि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप होता है, वो एक FIR रजिस्टर कर लेता है दोस्तों, और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देता है ये जो फ़ोन टेपिंग का मैटर जो आता है उसके दोस्तों, राइट दोस्तों। इस FIR के अंदर दोस्तों एक सेक्शन आता है, सेक्शन IPC का सेक्शन 124A, राइट दोस्तों। IPC 1860 का जो कानून है इंडियन पेनल कोड, उसके तहत सेक्शन 124A आता है, जहाँ पर कि सेडिशन के चार्जेस होते हैं दोस्तों। सेक्शन 124 बात करता है सेडिशन की, यानी कि राजद्रोह की बात करता है दोस्तों, क्योंकि पार्टी से अलग होकर विद्रोह करना ये राजद्रोह की षड्यंत्र में आता है। और मेरा मतलब है कि जो फ़ोन टेपिंग के तहत इस तरीके के जो हॉर्स ट्रेडिंग की बात की गई है वो एक राजद्रोह के तहत आता है दोस्तों। तो इसमें इनके खिलाफ FIR कर ली गई है और इस पर इन्वेस्टिगेशन जारी है दोस्तों। अब ये जो मैटर है वो हाई कोर्ट के अंदर चला गया है दोस्तों। अब इस पर हाई कोर्ट सुनवाई कर रहा है, इसके बाद ही कुछ हो पाएगा जब हाई कोर्ट इसमें फाइनल अपना डिसीजन दे देगा कि इन लोगों की सदस्यता जानी है नहीं जानी है। अदरवाइज इसके अलावा एक ये प्रोविज़न है कि जब सदन की बैठक जब असेंबली स्टार्ट होती है तो वहाँ पे अपना आपको बहुमत साबित करना होगा, लेकिन गहलोत खेमा जो है उसको ये डर है कि उसके यदि कुछ विधायक
उसके अगेंस्ट में वोट करते हैं सदन के अंदर, तो उनकी सरकार अल्पमत में आ सकती है। तो वो लोग भी थोड़ा सा इसमें पीछे हट रहे हैं। वो चाहते हैं कि सबसे पहले जो स्पीकर ने नोटिस इशू किए हैं उसके अगेंस्ट में अगर वो जवाब नहीं देते हैं नोटिस वैलिड होने के बाद, तो उनकी सदस्यता समाप्त हो जाए, जिससे कि वो सदन में उनके अगेंस्ट में वोटिंग करने के लायक ही ना रहें दोस्तों, जिससे कि उनकी सरकार बनी रहे। ये इसी डर के चलते नोटिस दिए गए थे ये जो बागी विधायक हैं, ताकि उनकी नोटिस के आधार पर उनकी आगे सदस्यता को भंग करने के सिलसिले में उनके ऊपर कोई कार्रवाई की जाए दोस्तों। तो दोस्तों अभी ये मैटर कोर्ट के अंडर में चल रहा है। इस पर कोई भी डिसीजन आता है या कोई भी फर्दर इसमें प्रोसीडिंग होती है तो उसके संदर्भ में आगे वीडियो बनाऊंगा मैं दोस्तों। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आगे का इसका पार्ट देख सकें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।